D2C brand is the flavor of the season. Everyone wants to be a D2C brand. But what happens if you are a traditional business? How can you transform your traditional business into a D2C brand? Let's check this video out. Hi friends, this is Harsh Mahajan. Let's understand how we can transform our traditional business into a D2C brand. So let's first understand what kind of traditional businesses we might have. We might have a small manufacturing unit. We might have a big manufacturing unit. We might have a simple trading unit, or we might have a combination of both, or we might be, simply building our own private label where someone else is producing for you, but you are essentially rebranding it, or you might be bringing it. Some products importing from China, maybe doing some additional labeling or branding, and then you might be selling in offline or online markets. अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हाउ वी कैन ट्रांसफॉर्म अ ट्रेडिशनल बिजनेस इनटू अ D2C ब्रांड. D2C ब्रांड क्यों? क्योंकि आज की डेट में कोरोना के बाद हम सबको पता चला कि D2C ब्रांड एक ऐसी पावर है, अगर आप डायरेक्ट ऑडियंस के साथ कनेक्टेड हो, देन यू आर बाउंड टू गेट अ डिसेंट अमाउंट ऑफ सेल्स एंड यू कैन इंश्योर दैट एक स्टेबिलिटी बिजनेस में है, जो इससे पहले शायद हमने लास्ट 70-80 ईयर्स में नहीं देखी थी. दूसरा, अब इंटरनेट पेनिट्रेशन इतनी हाई है इंडिया में दैट वी नो कि येस देयर इज़ अ स्मार्टफोन इन एवरीवन्स हैंड, और हर कोई अब ऑनलाइन ट्रांजैक्ट करता है. Everyone is there who is buying goods or services using the smartphone. Now, अब प्रॉब्लम ये है कि हम चेंज कैसे करें अपने आप को, क्योंकि हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस तो हमारे डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, उनके नेटवर्क पे चल रहा था, और मे बी हमारे कुछ ऑफलाइन स्टोर्स रहे होंगे. अब D2C ब्रांड करना है तो उसके हिसाब से अलग चीज़ें हैं. अलग चीज़ें क्या हैं? प्रोसेसेस हैं, फोकस है, परसेप्शन है. सो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज़ द मेन पार्ट, how you can what essentially is the first part you should do to transform it. And the first and the foremost part which I have seen is change in your focus, change in your corporate structure. What does this mean? सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आप एक ट्रेडिशनल बिजनेस थे, आपका काम करने का तरीका एक ट्रेडिशनल बिजनेसेस के हिसाब से था. आप अपने डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स पे रिलाई करते थे मार्केटिंग और सेल्स के लिए. यू माइट बी डूइंग सम डिजिटल एक्टिविटीज़ फॉर प्रमोटिंग योर ब्रांड, बट एसेंशली यू वर डिपेंडेंट ऑन योर डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क फॉर सेल्स एंड मार्केटिंग. और आपकी सप्लाई चेन भी ऐसी बनी हुई थी, आप बल्क गुड्स शिप करते थे अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, वो आगे डीलर को शिप करता था, एंड henceforth द सेल्स यूज्ड टू हैपन. और कई बार एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है कि जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस होते हैं वो जनरली प्रोडक्ट फोकस होते हैं, दे आर नॉट कस्टमर फोकस. सो वहाँ पे आपका ध्यान हमेशा होता है कि क्या नया प्रोडक्ट आप लेके आ सकते हो, क्या बेच सकते हो, और क्या आपकी ऑडियंस को समझ में आएगा. बट कस्टमर का क्या प्रॉब्लम होगी, कैसे उसको आप यूज़र एक्सपीरियंस को एनहांस कर सकते हो, वो नहीं होता है. जिसकी वजह से अब आपको वो परसेप्शन या वो स्ट्रक्चर में चेंज लाने की सबसे पहले ज़रूरत है. बिकॉज अगर आप उसी सेटअप पे D2C ब्रांड चलाना चाह रहे हो तो बिलीव मी वो नहीं चलेगा, और आप कुछ टाइम बाद वो ड्रास्टिकली फेल करोगे. क्योंकि यहाँ पे एक फंडामेंटल शिफ्ट है विच इज़ ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ अ कस्टमर, जो कि हमारे ट्रेडिशनल बिजनेसेस में एसेंशली कभी था ही नहीं. बिकॉज हम एक चेन को फॉलो करते थे. मैंने डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, डिस्ट्रीब्यूटर ने आगे डीलर को दिया, डीलर ने आगे रिटेलर को दिया, रिटेलर ने कस्टमर को दिया. तो एक लॉन्ग चेन प्रोसेस था. कम्युनिकेशन भी एक स्लो होता था. आपको कोई प्रोडक्ट नया लॉन्च करना है तो इट विल टेक यू टाइम टू फर्स्ट मेक श्योर योर डिस्ट्रीब्यूटर इज अंडरस्टैंडिंग दैट प्रोडक्ट, देन देयर डीलर्स, देन देयर retailers, and so on. And even your marketing activities was either what traditionally of mass marketing kind, या आपने recently digital थोड़ा बहुत करना शुरू किया तो आप
अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे थोड़ी बहुत एक्टिविटी कर रहे थे, और यू माइट बी स्पेंडिंग समथिंग ऑन योर ब्रांड अवेयरनेस एक्ट्स, बट तब भी वहाँ से आप एक फंडामेंटल शिफ्ट नहीं ले पाते। सो सबसे पहले हमें वो फंडामेंटल शिफ्ट लेना पड़ेगा। दूसरा जो है हमारा साइकोलॉजी जो है, देयर हैज़ टू बी अ चेंज इन साइकोलॉजी। व्हाई इट्स अ चेंज इन साइकोलॉजी? बिकॉज नाउ दैट ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट स्टार्ट्स फ्रॉम यू, देन ओनली यू कैन रेप्लीकेट फॉर योर ऑडियंस। व्हाट एसेंशियली आई ट्राई टू से, आप जैसे हम बोलते थे सेल्स टीम है, अब आपकी सेल्स टीम नहीं होगी, आपकी एसेंशियली इनसाइड सेल्स टीम होगी, क्योंकि आप अपनी सेल्स और मार्केटिंग डिजिटली ज़्यादा कर रहे होगे, तो वहाँ पे इनसाइड सेल टीम है। पहले हम बोलते थे कस्टमर सपोर्ट आपके पास होना चाहिए, कस्टमर केयर नंबर होना चाहिए। अब यहाँ पे आप इसको ऐसे सोचिए, कस्टमर सपोर्ट या कस्टमर केयर नहीं, आपको कस्टमर सक्सेस टीम चाहिए, जो कस्टमर की पेन पॉइंट्स प्रॉब्लम्स को समझे, उनको सोल्यूशन दे, और आपके अगर प्रोडक्ट भी आप बना रहे हैं तो उसको कैसे यूज़ करना है, उन्हें कैसे गाइड करना है, उस पर फोकस रहे। एंड आई एम नॉट ओनली सेइंग कि कोई कॉल आएगी तो आप उसको ऐसे हैंडल करोगे, ऐसे होगा। व्हेन आई से कस्टमर सक्सेस, इट मीन्स कि सारे कंटेंट, सारी चीज़ें जो कस्टमर को हेल्प करेंगी। सो इट मे बी वाया कॉल्स, व्हाट्सएप, मेल्स, चैट नोटिफिकेशंस, एनीथिंग। तो वो एक सबसे बड़ा हमारे लिए लाना बहुत ज़रूरी है कि हम चेंज अपना कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बनाए, फोकस लाएं, और आप एक साइकोलॉजी चेंज भी हमारा आए। उसके बाद जो तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट वी नीड टू हैव एन एजाइल माइंडसेट। एजाइल माइंडसेट का क्या मतलब है? पहले आपको कोई प्रोसेस या कोई चेंज डिसीजन लेना था, आप सुबह सोचते थे, क्योंकि आपको अगेन एक लंबी चेन, प्रोसेस, डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई चेन को देख के फैसले लेने पड़ते थे। यहाँ पे क्या है, आप प्योरली कस्टमर फोकस्ड हो। तो विद द चेंजिंग मार्केट ट्रेंड, वी कैन चेंजिंग कस्टमर टेस्ट, टारगेट ऑडियंस, आपको बहुत फास्टर फैसले लेने पड़ेंगे, सो दैट यू कैन स्केल, यू कैन गो वायरल। अदरवाइज तो आप वही ट्रेडिशनल सेटअप में ही फंस के रह जाएंगे ना, एक मोमेंटम में रहेंगे। तो उसको बाहर लाने के लिए आपको एक एजाइल एडेप्टिव साइकोलॉजी माइंडसेट चाहिए होगा। मतलब क्या? फास्टर प्रॉब्लम्स को एनालाइज करें, फास्टर डिसीजन लें, फास्टर रोल आउट हो। और अगर आप किसी पाथ पे आपने फैसले लिए हैं और आपको लग रहा है नहीं है, इटरेशन गलत है, तो आप उसको करेक्ट करें और आप चेंज करके दूसरे उस पर जाएं। तो ये एडेप्टिव एजाइल माइंडसेट जो है, ये आपको लाना पड़ेगा, और ये आपकी कंपनी के वर्किंग स्टाइल में भी लाना बहुत ज़रूरी है। सो योर टीम, इवन इफ यू हैव अ 3 मेंबर टीम, 4 मेंबर टीम और अ 20 मेंबर टीम, दे शुड बी प्रिपेयर्ड कि कल को हम आएंगे और हम जो कर रहे थे वो नहीं, अब हम ये करेंगे। सो फास्टर डिसीजन मेकिंग एंड फास्टर रोल आउट्स पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। फिर है कि अब क्या है, माइंडसेट हो गया, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर हो गया, अब आपको एसेंशियली चाहिए, आप अब बैठ के बनाइए अपने पूरे 1 साल का प्लान। प्रोडक्ट्स आप ऑलरेडी बेचते थे, आपको नॉलेज है मार्केट की, प्रोडक्ट की, कस्टमर टेस्ट प्रेफरेंसेस भी आपको पता है। अब आपको ज़रूरत है दैट यू मेक अ 1 ईयर रोड मैप, हाउ यू आर गोइंग टू launch your products, relaunch your products, reposition your products in a 1 year time. What kind of resources might be required, not just the financial resources, the human resources, what things you require, whether you require a good photography partner, you need an in-house photography studio, you need digital marketing partners, you need content writers, you need packaging partners, you need logistics partners, कौन सी की ज़रूरत है, कहाँ पे गैप्स हैं, क्या आपको चाहिए। कीपिंग इन माइंड कि आप सबसे पहले कस्टमर फोकस्ड हो, कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो उसके हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि आपकी निश में क्या चाहिए कस्टमर को, या क्या प्रॉब्लम है जिसके सोल्यूशन वो फाइंड कर रहा है, और आपके प्रोडक्ट्स वो ऑफर कर सकते हैं। दूसरा इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको ये समझना है कि पहले आप प्रोडक्ट्स बना रहे थे तो मे बी वो कॉमन एक लार्जर टारगेट ऑडियंस के लिए थे। लाइक इफ़ यू वर मेकिंग अ हेयर ऑयल और अ हेयर शैम्पू, you might be making for a age group of say 20 to 60. You might be making it for a particular hair types. आपको स्किन प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो आप हो सकता है किसी पर्टिकुलर स्किन के लिए या सारी स्किन के लिए बना लेते हैं। यहाँ पे आपको अगर
सक्सेस चाहिए, आपको वॉल्यूम्स लानी है, बिकॉज इट टेक्स टाइम टू बिल्ड ब्रांड रिकॉल, प्रोडक्ट सक्सेस। तो आपको अपना टारगेट ऑडियंस को बहुत क्रिस्टल क्लियर डिफाइन करना पड़ेगा। लाइक whether your target audience will be a 25-year-old boy or a girl, what are his taste and preferences, उसको क्या चीज़ें पसंद है, क्या वो नेटफ्लिक्स देखता है, प्राइम देखता है, क्या वो टॉप एंड रेस्टोरेंट्स में खाना खाता है, या स्ट्रीट फूड लाइकर है। तो आपको एक प्रॉपर पर्सोना बनाना पड़ेगा अपनी टारगेट ऑडियंस का। उस हिसाब से आपको अपने प्रोडक्ट्स का फिट देखना पड़ेगा, वेदर योर प्रोडक्ट्स आर गेटिंग फिट इनटू दैट पर्टिकुलर पॉइंट और नॉट। उसके बाद आप आगे लेके जा सकते हैं अपने ब्रांड को, और आप ये रीपोजिशनिंग साइकिल, रीब्रांडिंग साइकिल आपको करनी पड़ेगी। और इसके लिए आपको प्रॉपर एक 1 ईयर का रोड मैप होना बहुत ज़रूरी है, विद दी प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है, रोड मैप है तो भी फेलियर है। रोड मैप ही नहीं था, सिर्फ पैसा ही पैसा था तो भी फेलियर है, और पैसा ही नहीं है, रोड मैप है तो भी फेलियर है। तो आपको वो सारी चीज़ें का ध्यान रखना है कि आपके पास हो। प्लानिंग पे फोकस बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपको जब स्केल करना है तो आपके SOPs होने बहुत ज़रूरी है, प्रोसेसेस होने बहुत ज़रूरी हैं, राइट फ्रॉम योर प्रोडक्ट सोर्सिंग टू मार्केटिंग एंड एवरीथिंग। आप कैसे लेंगे, कैसे डेटा एग्रीगेट करेंगे। एसेंशली नेक्स्ट D2C brands will be those brands which will have a huge amount of data, and they know how to process that data for their business. So you, at one time, even if you are a traditional business, you are now becoming a D2C brand, you will be becoming a kind of a data company, जहाँ पे आप internally उसको बहुत ज़्यादा analyze कर रहे होगे to launch faster products, to retarget to reach more audience, to reach targeted audience, फिर उसको रीटारगेट करना, रीमार्केट करना। सो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट जर्नी है, जिसके लिए आपको प्लानिंग होनी बहुत ज़रूरी है और प्रोसेसेस होने बहुत ज़रूरी है। एंड इट्स नॉट अ वन मैन गेम। सो इफ़ यू आर थिंकिंग यू आर अ सोल प्रोप्राइटर, एक पे है, तो आप मे बी कुछ टाइम स्केल कर पाओगे, बट यू हैव टू प्लान योर ह्यूमन रिसोर्सेज एज वेल, कि आज अगर आपके पास 5 लोग हैं तो कल आपको 6 लोग चाहिए होंगे, 10 लोग चाहिए होंगे, 20 लोग चाहिए होंगे, डिपेंडिंग ऑन दी ग्रोथ टारगेट्स यू आर पुटिंग योरसेल्फ एंड द रिसोर्सेज यू हैव। फिर अब एक है टारगेट्स हैं, रोड मैप है, रिसोर्सेज भी हो गई हैं। अब इसको आपको डिप्लॉय करना है, यूज़ करना है, और मेरा सजेशन है गो plan your transition into a smaller buckets, because transitioning is a very difficult part, and it might take a 1 week, 2 weeks, 1 month, 2 months, 2 quarters, 3 quarters, 4 quarters, depending on the size of business you had and the kind of transition you want to have. तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि आप उसको कैसे लेके जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि ट्रेडिशनल बिजनेस भी चलता रहे और D2C ब्रांड भी हो, तो भी आपको रिसोर्सेज तो एलोकेट करनी ही है, ट्रांजिशन आपको करना है। तो वो सब चीज़ों को ध्यान लेते हुए आप प्लान करिए, एग्जीक्यूट करिए, और एग्जीक्यूशन पे अब आप आ जाइए। धीरे धीरे उसको स्मॉलर टेस्ट बकेट्स पे लाइए, कि कैसे आप पहले से 500 पीसेस एक पर्टिकुलर टेस्ट प्रोडक्ट के बेचेंगे, फिर दूसरे के बेचेंगे, फिर आप उसको रीप्लेनिशमेंट कितनी फास्टर वे में कर सकते हो। सो यू शुड नो कि आपकी सप्लाई चेन कितने दिन की है, आप कितनी जल्दी प्रोडक्ट्स को बिल्ड कर सकते हैं, फास्टर रिप्लेनिश कर सकते हैं, एंड प्लान योर टेस्ट बकेट्स अकॉर्डिंगली, एंड डू एक्सटेंसिव टेस्टिंग इन द इनिशियल डेज, बिकॉज यू डोंट नो कि आपका जो आप टारगेट ऑडियंस ले रहे थे वो प्रोडक्ट उसके हिसाब से चलेगा भी या नहीं चलेगा। हो सकता है प्रोडक्ट वो दूसरी टारगेट से 30 to 40 ईयर टारगेट सेगमेंट के लिए सही था, बट उसको आप रीच आउट ही नहीं कर रहे, मार्केट ही नहीं कर रहे, और हो सकता है प्रोडक्ट अच्छा था और आप मिजरेबली फेल कर जाएं। सो इसलिए अपनी टारगेट ऑडियंस को समझते हुए स्मॉलर बकेट्स बनाइए, स्मॉलर टेस्ट रन करिए, जो सक्सेस आपको लगती जाए देन उसको धीरे धीरे स्केल करिए, एल्स इट विल बी अ टोटल फम्बलिंग पार्ट, and most of the businesses fail. Either they want in a first shot make 10,000 pieces and sell it, which sometimes
इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. कई बार आप होता है आप बहुत कम सेट के साथ जाते हैं, मे बी से 5 SKUs 10 SKUs, और आप फेल करते हैं. तो आपको समझना पड़ेगा कि आपकी इंडस्ट्री में कितने SKUs चलेंगे. लाइक इफ़ यू आर अ अपैरल मैन्युफैक्चरर, तो हो सकता है 2 स्टाइल 5 कलर 10 SKUs के साथ आप जाएं तो आपको सक्सेस ना मिले. बट ऑन अ कॉन्ट्ररी, अ ब्यूटी ब्रांड कैन स्टार्ट विद 10 SKUs एंड कैन गेट द सक्सेस. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इंडस्ट्री यू आर, उसके हिसाब से आपको अपनी टेस्ट बकेट्स बनानी पड़ेंगी और तभी आप स्केल कर पाएंगे. फिर सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस के लिए इम्पॉर्टेंट है, ओपन टू फीडबैक. बहुत सारे जो 40 ईयर्स से ओल्ड 50 ईयर्स ओल्ड बिजनेसेस हैं, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, they are very reluctant to feedbacks, and even if the feedback come, they are not able to digest those feedbacks, और उसको चेंज लाने में उनको बहुत टाइम लगता है, बिकॉज एक ट्रेडिशनल माइंडसेट बन चुका होता है कि नहीं ऐसे ही होगा, ऐसे ही चलेगा, 1-2 साइकिल हैं, हर साल होता है, हर 2 साल में 3 साल में एक चीज़ फेज आता है कि बिजनेस नहीं हो रहा, फिर ठीक हो जाएगा. सो वो माइंडसेट्स हैं, वो एक फीडबैक्स हैं फॉर द how they do marketing, how do they sales, what kind of products, packaging. तो वो फीडबैक लेने के लिए तैयार नहीं होते. तो अगर आपको D2C ब्रांड ग्रो करना है और आप फीडबैक नहीं सुन रहे तो आप कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे. आपको अपने कस्टमर्स के प्रॉब्लम्स तो समझनी ही थी, सोल्यूशन ऑफर कर रहे थे, बट उनके फीडबैक्स भी सुनने हैं, वेदर दे आर लाइकिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और नॉट, वेदर दैट प्रोडक्ट एक्चुअली सॉल्व दैट प्रॉब्लम नॉट, whether your pricing was good, whether the delivery experience was good, the app experience was good, website experience was good or not. So सारे फंडामेंटल पैरामीटर्स को आपको समझना है, आंसर करना है, इंट्रोस्पेक्ट करना है, फीडबैक को ढंग से एनालाइज और एग्जीक्यूट, उसके बेसिस पे इंफॉर्म डिसीजंस लेने हैं और एग्जीक्यूट करना है. सो फीडबैक एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड आई बिलीव कि अगर आप इन सारे पॉइंट्स को इनकॉर्पोरेट करते हो, then you can easily and eventually can transition your traditional business into a good D2C brand. I hope you guys like this video. Do share, comment and like, and stay tuned for future videos.